विद्यार्थी छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा यानी सीजी फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ केमिस्ट्री पे एक टॉपिक है पीएच स्केल के बारे पे। डेफिनेटली यहाँ पे सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पीएच स्केल अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन के बारे पे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे। विश्वास रखिए कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बन भी जाएगा। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपका इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं पीएच स्केल से या अम्लीय क्षारीय विलयन बफर विलयन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बनने लगेंगे। चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। जैसे आपको पता है कि 1909 में सोरेनसन ने एक पीएच स्केल पैमाने को दिया था जो किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इनके अनुसार पीएच स्केल क्या है। पीएच से किसी विलयन का पीएच इनकी एच आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ठीक है, यानी कि पीएच जो मान होता है वो ऋणात्मक हाइड्रोजन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है ना, तो माइनस लॉग इस तरीके से देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे उस पर अपन डिटेल में चर्चा भी करेंगे किस तरीके से पीएम पैमाना दिया गया और इसकी सीमाएं क्या है, इसके विषय में डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पीएच, आपको पता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्यों? जल उदासीन है ना। तो याद रखिए यहाँ से कितना परास होता है, 14 तक। पीएच को 1 2 3 4 5 कहाँ तक दे सकते हैं, 14 तक। जहाँ पीएच का मान, जो पीएच अम्ल के लिए पीएच का मान 7 से कम होगा और क्षार के लिए पीएच का मान 7 से अधिक होगा। और जिस 7 का अगर वैल्यू है तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। क्लियर यहाँ पे समझ आया? तो अब देखते हैं कैसे हाइड्रोजन सांद्रता से अम्लीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी, इसी क्रम में चलते हैं। पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल के आयनिक गुणनफल पता है आपको कि जल यहाँ पे बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H3 यहाँ पे OH। ठीक है, तो आपको पता है कि आयनिक गुण वियोजन स्थिरांक कैसे करते हैं वाटर के लिए, तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3O माइनस यहाँ पे क्या होगा H2O है, कैसे स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे तो K आपका H2O स्क्वायर H3O प्लस OH माइनस। ठीक है, तो इसी को KW वियोजन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल, ये क्या है, ये जल का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो आपको पता है OH होता है। ठीक है, वियोजन स्थिरांक होता है। ठीक है, KW। आपको पता है कि जल का आयनिक गुणनफल कितना हो गया, हाइड्रोजन सांद्रता, इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं आप, ये हो गया, या OH माइनस KW से भी दे सकते हैं, या इसका H प्लस OH माइनस KW इस तरीके से भी दे सकते हैं। आपको पता है कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे KW का जो परास होता है 1 × 10⁻14 होता है। तो याद रखिए, और शुद्ध जल हो, जल या उदासीन होता है, आपको पता है उदासीन होता है तो H प्लस और आयन और ऋण आयन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 होगा, तो 10⁻⁻7 ये क्या है, ग्राम आयनन प्रति लीटर। तो हम कह सकते हैं कि कि 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। जिस विलयन का मान 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर से कम होगा वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। या जिसका पीएच क्या होगा, पीएच 7 से इसका मान कम होगा वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जिसका 10⁻⁻7
ग्राम आयन प्रति लीटर से ज़्यादा होगा या 7 पीएच मान 7 से क्या होगा ज़्यादा होगा, 7 से क्या होगा ज़्यादा, वह विलयन क्या होगा क्षारीय होगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जैसे मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, हमेशा इसको जैसा कि पीएच है ऐसा इस तरीके से लिया है, इसको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात में लिखते हैं। ठीक है, 10 की घात में लिखते हैं। कैसे, जैसे 2 है तो पीएच अगर 2 होगा, पीएच का मान अगर 2 होगा तो 10 की घात में 2 होगा। पीएच का मान अगर 3 होगा तो 10 की घात में कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से OH भी लिखा जाता है। जैसे POH, जैसा POH का मान अगर 3 है तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक फार्मूला हो गया जल का आयनिक गुणनफल वाला, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका रेंज कितना होता है 10 टू द पावर, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं pH 7 और POH 7 होगा तो pKw कितना होगा 14, यानी pH POH बराबर pKw एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके भी एक संबंध स्थापित करने बोलता है कि pH POH और pKw के बीच एक रिलेशन क्रिएट करना है। वही हम लोग कैसे करेंगे रिलेशन, जैसे pH का मान कितना होता है आपको मालूम, pH बोलूँ तो ऋणात्मक, लॉग लोगे लॉग एसांद्रण। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं POH कैसे लिखोगे लॉग, और pKw लॉग KW। ठीक है, तो हमेशा इसको फार्मूला के रूप में भी पूछता कभी से, pH और POH इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका मान कितना होता है रेंज 10 टू द माइनस 14। ये आपको सॉल्व करने में कई बार एग्जाम में पूछता है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, याद रखो जो pKw का, ठीक है, वियोजन स्थिरांक का मान है चाहे अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए pKwa, ठीक है, के लिए मान कैसा होता है, मान हमेशा क्या होता है pKw का उच्च होता है। ठीक है, और दुर्बल क्षार के लिए pKw बेस के लिए, ठीक है, pKa और pKb का मान कैसा होता है, मान कैसा होता है उच्च होता है। ठीक है, इस तरीके से यह हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो pH स्केल की जो सीमाएं थी, pH स्केल की जो सीमाएं थी, सीमाओं के बारे पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सीमाओं के बारे पे, किसकी, pH स्केल की सीमा के बारे पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्लियर, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं स्केल की सीमाओं के बारे पे। अब देखते हैं pH स्केल की सीमाएं क्या है। किसी विलयन का जो pH मान होता है, इसने कहा था इसकी सीमाएं क्या है। किसी विलयन का जो pH मान होता है, pH मान होता है, उस विलयन की वो आपेक्षिक शक्ति के बारे में तात्कालिक विचार नहीं करता। इसकी सीमाएं, किसी विलयन का pH मान उस विलयन की आपेक्षिक शक्ति के बारे में तात्कालिक विचार नहीं करता। थोड़ा आपको समझ नहीं आया होगा, इसको उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी विलयन का जो pH मान है वो 1 है, किसी विलयन का pH मान 1 है और किसी विलयन का pH मान 3 है। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन सांद्रता का मान, इसकी हाइड्रोजन सांद्रता का मान इसकी हाइड्रोजन सांद्रता के मान से 3 गुना नहीं होता, 3 गुना नहीं होता।
3 गुना नहीं होता बल्कि 100 गुना अधिक होता है। जबकि कितना अधिक होता है? 100 गुना अधिक होता है। जैसे 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है तो हाइड्रोजन सांद्रता का मान 3 गुना अधिक होगा नहीं, इसकी हाइड्रोजन सांद्रता का मान इसके हाइड्रोजन सांद्रता के मान से 100 गुना अधिक होता है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि जैसे देख लेते हैं कि अब 4 × 10⁻⁻5 नॉर्मलता का एक विलयन की सांद्रता है, इसका आधा सांद्रता है 2 × नॉर्मलता का, यानी इसकी सांद्रता क्या है? दुगनी है। तो पीएच मान भी दुगना होगा ये संभव नहीं है। इसका पीएच जो मान होता है वो करीब 4.40 होता है और इसका पीएच मान 4.70 होता है। तो सांद्रता दुगनी हो तो पीएच मान भी दुगना होगा, इस तरीके से नहीं होता। तो ये पहली अवधारणा थी, सीमाएं थी मान लीजिए इसकी पीएच मान की। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर किसी विलयन का जैसे यदि एक नॉर्मलता का विलयन है तो इसका जो पीएच मान होता है वह 0 होता है, जबकि 2 नॉर्मलता और 3 नॉर्मलता के विलयन का जो पीएच जो मान होता है वह क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या कैसे होता है? वह नेगेटिव होता है। ठीक है। हाँ, तीसरी सीमाएं देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अति कम सांद्रण वाले विलयन होते हैं, जैसे अति कम सांद्रण वाले विलयन होते हैं, जैसे 10⁻⁻a नॉर्मलता का एक विलयन है ना, एक विलयन है, इसका पीएच मान HCl का विलयन है ना, इसका पीएच मान 8 नहीं होगा। इस पीएच द्वारा प्रदर्शित तो करते हैं लेकिन इसका पीएच मान 8 नहीं होता। 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो कम सांद्रता वाले जो विलयन होता है ना, उसके लिए क्या है? इसका पीएच मान 8 से प्रदर्शित नहीं होगा क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्षार होता है। ऐसे कंडीशन में जो HCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन सांद्रताओं को हम क्या उपेक्षित नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उनको भी लेना पड़ेगा। तो जो इनकी सांद्रता कम होती है उसका पीएच मान कैसे निकालते देख लीजिए। अम्ल और क्षार के लिए हमेशा याद रखिएगा, इसमें कई बार एग्जाम में पूछ सका है। एक नॉर्मलता का विलयन दे देगा 10⁸ नॉर्मल HCl का विलयन है, इसका H है ना, पीएच मान निकालो। तो आपको पीएच मान निकालना है तो 8 देख के आप पीएच 8 नहीं करेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे विलयन के लिए हाइड्रोजन जो सांद्रता, क्योंकि हाइड्रोजन सांद्रता पता होगा कि विलयन के लिए जो हाइड्रोजन सांद्रता का मान होगा तो उसको कैसे लेते हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो हाइड्रोजन सांद्रता का मान यहाँ पे ये किसका हो जाएगा? HCl के हाइड्रोजन सांद्रता, और यहाँ पे जल के हाइड्रोजन सांद्रता ली जाएगी, है ना। तो इसके कितना दिया हुआ है HCl में? 10⁻⁻8 और यहाँ पे 10⁻7 का कितना होता है? 7। ठीक है, इसको निकाल कर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका गणना कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे 10⁻⁻8, ठीक है, NaOH का विलयन है, इसमें हाइड्रोजन सांद्रता का पीएच का मान निकालना है। तो पीएच का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे भी अति कम ये है ना, कम सांद्रता वाले, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? जो OH का मान निकालना है, टोटल निकालना है किसी विलयन में, तो हमको देखना पड़ेगा जो इसका कितना दिया 10⁻⁻8 NaOH और पानी वाटर कितना हो जाएगा 10⁻⁷, इस तरीके से H2, तब जाके आप गणना कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, ये इनकी सीमाएं हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम बफर विलयन के विषय पे। तो बफर विलयन क्या होते हैं और इसका क्या क्या महत्व है, इसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में सारे का हम लोग जैसे इसे पीएच मान पढ़ चुके हैं तो उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए, बफर विलयन क्या होते हैं? बफर विलयन वह विलयन होता है जिसका पीएच मान क्या होता है? निश्चित होता है, रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, उसे हम बफर विलयन कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट मुख्य बातें हैं, इसको आपको जान रखना है कि जो बफर विलयन होता है उसका पीएच मान हमेशा क्या रहेगा? स्थिर होगा। पीएच मान क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, बफर विलयन को रखे रहने पर या जल मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात हो गई, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नो चेंज नहीं होता। तीसरी बात है कि बफर विलयन में अगर अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो उसके पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है।
क्लियर यहाँ तक? तो अब समझ गए बफर विलयन वह विलयन है जिसका पीएच मान रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, स्थिर होता है। ठीक है। बफर विलयन कितने प्रकार के? अम्लीय बफर विलयन, एसिडिक बफर विलयन और बेसिक, है ना, बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन होते हैं। ठीक है। इसके महत्व पहले हम लोग जान लेते हैं कि अम्लीय बफर विलयन क्या है। जो दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल जैसे अपने को पता है एसिडिक अम्ल, ये क्या दुर्बल अम्ल है, इसका आयनन बहुत कम होता है। इसका अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम ले सकते हैं। इसके अकार्बनिक लवण को ले लिए जैसे कि सोडियम एसीटेट, इनके मिश्रण से जो विलयन बनेगा, उसके मिश्रण से जो विलयन बनेगा उसे हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको और थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको अम्लीय बफर विलयन क्या हो गया? दुर्बल अम्ल, उसके अकार्बनिक लवण का मिश्रण होता है। ठीक है। आपको पता है कि एसिडिक एसिड होता है, या इसको मान लेते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसका क्या होता है? आयनन क्या होता है? ये प्रबल विद्युत अपघट्य, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, तो इसका क्या होगा? आयनन अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? इसका आयनन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। और एसिडिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल होते हैं, इनका आयनन क्या होता है? बहुत कम होता है। आयनन कम होता है। तो क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल का आयनन सबसे अधिक होता है, जो सोडियम एसीटेट होते हैं, सम आयन प्रभाव के कारण ये एसिटिक अम्ल के आयनन को कम कर देता है, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता में वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता में वृद्धि नहीं हो पाती तो पीएच मान क्या होता है? स्थिर होता है। एक कंडीशन समझ आ गया। जब भी इसका पता ये प्रबल विद्युत अपघट्य आयनित हो जाता है, ये दुर्बल कम आयनित होता है। और क्या होता है? सम आयन प्रभाव के कारण इनके आयनन की क्षमता को और यह कम कर देता है। तो ऐसा ये क्या, जिससे इसका पीएच मान स्थिर रहता है। और एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैं बताया था कि इसको पानी मिलाने पर इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्लीय बफर विलयन है, अगर हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या उसके हाइड्रोजन सांद्रता में कोई वृद्धि नहीं होती, है ना। क्यों नहीं होती, उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है सोडियम एसिड, इसका क्या होगा? आयनन क्या होगा? सबसे अधिक होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य, इसमें इस तरीके से सोडियम मिल जाएगा। इसमें एक बूंद, इसके विलयन में हम लोग एक बूंद हम HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? HCl। ये भी क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इसका भी H और Cl मिलता है। तो ये क्या करता है, जो एसीटेट मूलक है, इससे वह रिएक्शन कर क्या बना देता है? COH बना लेता है। इस तरीके से क्या होता है, अम्ल अगर अम्ल हम मिला रहे हैं, ठीक है, किसी बफर विलयन में अम्ल मिला रहे हैं, तो क्या हो जा रही है? एसिटिक। तो इसके हाइड्रोजन सांद्रता में यह वृद्धि होने नहीं देता है, तो वृद्धि नहीं होता। तो बफर विलयन क्या होता है? इसका पीएच मान क्या होता है? स्थिर होता है। तो समझ आएगा, किसी भी एसिडिक जो बफर होता है, बफर होता है, उसका पीएच मान स्थिर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 3 पॉइंट जो बताया था। उसी तरीके से हम क्षार की ओर चलते हैं, क्षार को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्षारी बफर विलयन क्या है? सेम उदाहरण है। क्या? दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण, जैसे क्या हो गया अपने पास? क्लोराइड, ब्रोमाइड आदि लवण, जो भी ले सकते हैं। ठीक है। के मिश्रण को हम क्षारी बफर विलयन कहते हैं। जैसे कि अमोनियम, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है। ये क्या है अपने पास? दुर्बल क्षार है। ठीक है। इसका अकार्बनिक लवण अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, कि मिश्रण से बना जो विलयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारी बफर विलयन कहेंगे। ठीक है। इसका पीएच मान स्थिर होगा। ठीक है। इसको रखे रहने पे, जल मिलाने से इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अगर क्षारी बफर विलयन, अगर हम क्षार मिलाते हैं इस विलयन में, तब भी इसके पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है। इसके विषय में हम फिर से एक बार देख लेते हैं। क्षारी अम्लीय बफर विलयन देखें, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्षारी बफर विलयन को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य है, और इसका आयनन क्या होता है? अधिक होता है। इसका आयनन क्या होता है? अधिक होता है। जबकि
अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसका आयनन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड है, इसके द्वारा सम आयन प्रभाव के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, आयनन कम हो जाता है, जिसके कारण इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर वहां पे? अगर एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तब क्या होता है, तब भी पता है कि इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, आयनित हो जाएगा, और इसमें एक बूंद हम लोग NOH प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, इस तरीके से फिर रिएक्शन करके क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसके कारण उसकी सांद्रता में, हाइड्रोजन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसके विषय पे समझ आएगा। इस तरीके से हमने अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन देखा। इसका क्या क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है, कहाँ का यूज होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि महत्व, जैसे कि रासायनिक क्रियाओं के वेग के अध्ययन के लिए, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के अध्ययन के लिए पीएच मान को स्थिर रखने के लिए हम लोग बफर विलयन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड बार, कई बार एग्जाम में पूछा है, जैसे फास्फेट के निष्कासन के लिए बफर विलयन का उपयोग, फास्फेट के निष्कासन के लिए कौन सा बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन का प्रयोग होता है, जिसमें एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, किण्वन में अल्कोहल का निर्माण, किण्वन से जो अल्कोहल का निर्माण करते हैं वहाँ पे पीएच मान को 5 से 6.8 तक क्या करते हैं, स्थिर रखा जाता है। शक्कर और कागज के निर्माण में विद्युत लेपन में पीएच को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, जैसे कार्बोनिक अम्ल और उस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो बफर विलयन होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। जैसे हमारे रक्त में बहुत प्रकार के अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, तो हमारे क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके महत्व था। इस तरीके से हमने अम्लीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन और बफर विलयनों के बारे में यहाँ पे पढ़ा। इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए हेंडरसन ने एक समीकरण दिया जिसमें अम्ल के लिए हेंडरसन समीकरण इस तरीके से दर्शाएंगे और क्षार के लिए हेंडरसन समीकरण इस तरीके से देंगे। तो पीएच पीओएच बराबर निष्कर्ष कितना होगा, 14 होगा। इस तरीके से हम लोग ने हेंडरसन समीकरण के बारे में देखा। ये एग्जाम पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे विलेयता और विलेयता गुणनफल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेयता और विलेयता गुणनफल क्या होता है। किसी द्विअंगीय विद्युत अपघट्य लेते हैं, द्विअंगीय यानी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे ए और बी लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से, और बी। ठीक है, इसमें कितना है इसकी मात्रा, S ग्राम मोल पर लीटर है। ठीक है, तो उसका जो विलेयता गुणनफल होगा, विलेयता KSP से दर्शाते हैं, विलेयता गुणनफल KSP से दर्शाते हैं, तो प्लस इस तरीके से माइनस, तो S इंटू एस यानी S² इंटू KSP। ठीक है, तो याद रखो S इंटू KSP। तो किसी विद्युत अपघट्य की विलेयता उसकी विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है विलेयता और विलेयता गुणनफल के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, यदि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान के बराबर होता है, यदि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के बराबर होता है, तो ऐसा विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यदि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से ज्यादा होता है, तो ऐसा विलयन अति संतृप्त होगा, अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अति संतृप्त विलयन होगा।
यदि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से कम होता है तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको जानना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक विलयन जिसका पीएच मान 12 है तो OH की गणना करनी है। तो आपको सिंपली पता है कि आपको S आंद्रण और OS आंद्रण इसका मान कितना होता है 10 टू द पावर। ठीक है, pH दिया हुआ है तो कैसे लिखते हैं, pH अगर इस तरीके से देता है pH में 12 तो इसको 10 के घात में क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 के घात में 12 OH माइनस 14। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, OH कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। ठीक है, पहला आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 10 टू द पावर 2 मोल पर लीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है और इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दे, OH का दे दिया है इतना मोल पर लीटर, तो pH स्केल निकालना है। तो OH है ना, आपको OH दे दिया, कितना दे दिया, OH का मान कितना 0.01 मोल पर लीटर दिया हुआ है। यानी इसको कैसा होगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 1/100 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है H प्लस pH मान निकालना है, क्योंकि S आंद्रण का मान पता होगा। जब भी आपको pH मान निकालने वाला है तो केवल S आंद्रण का मान चाहिए आपको। तो OH बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 14 और OH का मान कितना दिया है 10 टू, तो ये जाए घटेगा तो कितना होगा 10 टू द पावर 12। S आंद्रण का मान 10 टू द पावर 12। तो H का मान हो गया, तो pH निकालना है तो log, ठीक है 10 है 10 टू द पावर 12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू तो आप जानते हो 1 होता है। तो pH कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो गया 12। ठीक है, ठीक है, पूर्ण वियोजित मतलब HCl को पूर्ण वियोजित मानकर इसके pH मान निकालना। देखो एक इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत है। अगर हम लोग किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का हम लोग pH मान के लिए क्या चाहिए अपने को, हाइड्रोजन सांद्रता का मान चाहिए। अगर हाइड्रोजन सांद्रता कैसे निकालते हैं, किसी विलयन का हम लोग का वियोजन की मात्रा और वियोजन अल्फा, वियोजन की मात्रा और नॉर्मलता पता हो। नॉर्मलता एक फॉर्मूला है, नॉर्मलता, किसी विलयन की वियोजन की मात्रा और नॉर्मलता पता हो तो हाइड्रोजन सांद्रण का मान निकाल सकते हैं और वहां से हम pH आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको पूर्ण वियोजित मान दो। पूर्ण वियोजित होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट HCl, तो अल्फा का मान कितना होता है 1 होता है। तो अल्फा का मान 1 और नॉर्मलता कितना दिया है 0.01, यानी 0.01। इसको अपन ऐसे लिख सकते हो बटे में, इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन सांद्रता का -2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं H सांद्रण का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, आपको pH स्केल निकालना है, H pH का मान निकालना है। तो ये भी 10 होता है 10 टू द पावर -2, 2 कितना हो गया प्लस हो गया, और log 10 का वैल्यू 1 हो गया। तो pH मान कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा pH मान 2। ठीक, यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख लिया, यहाँ समझ आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मलता का। अब थोड़ा NOH विलयन है, ठीक है, सबका pH मान निकालने अगर बोलता है, ठीक है, ये क्षार है तो हमको क्या चाहिए, अपने को H सांद्रण का मान चाहिए। pH निकाला तो H सांद्रण का मान चाहिए। N/20 का NOH का विलयन है, ठीक है। एक देखते हैं N/10 का विलयन है, यानी कि 10 टू द पावर -1 है, ठीक है। और N/100 है
तो क्या होगा 10 टू द पावर कितना -2, ठीक है, मोल पर, ठीक है, ठीक है। किसकी सांद्रता हो गई, ये OH की। आपको पता है H प्लस कितना होगा -14, और OH का मान कितना दे दिया यहाँ पे, मान लो 1 हुआ, तो ये कितना हो गया 4, तो H का मान कितना आ गया 10 टू द पावर -13। तो pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला आप जानते हैं सबके सब, तो लॉग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 13 आएगा इसका आंसर, लॉग 10 टू द पावर इधर आएगा, तो pH कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए 13 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से, उसी तरीके से अब इसका मान कितना हो जाएगा 2, तो 14 में 2 गया कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए 14 में 2 गया 12, तो 12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास pH का मान 12 आ जाएगा, यहीं पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखने लायक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और ये क्वेश्चन मैं बना के बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए किस तरीके से बनाते हैं। pH 12 के 1 लीटर NaOH विलयन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, pH 12 का 1 लीटर NaOH का विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम NaOH को घोलना होगा, कितने ग्राम NaOH को घोलना होगा। आपको पता है pH POH 14 होता है, तो pH कितना हो गया 12, POH वहाँ पे जाएंगे कितना हो जाएगा, POH का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ठीक है 10 टू द माइनस, ठीक है, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है। तो कितना NaOH का अणुभार कितना होता है 40 होता है, 4 × 10 टू द पावर, ठीक है, 10 आएगा तो 10 टू द पावर कितना हो गया, ठीक है, कितना ग्राम 0.4 ग्राम को घोलना होगा, ठीक है। 12 pH के 1 लीटर NaOH के विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ONH को घोलना पड़ेगा, 0.0 ग्राम ONH को घोलना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने बफर विलयन के बारे में पढ़ा, pH स्केल के बारे में पढ़ा, विलेयता गुणनफल के बारे में पढ़ा, हेंडरसन समीकरण पढ़ा, विलेयता गुणनफल के बारे में पढ़ा। ये इस तरीके से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई सुझाव तो ज़रूर सुझाव दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।